चलिए बच्चों, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इन साइज। ठीक है, किसकी साइज सबसे कम है। बेटा हम लोग देख रहे हैं कि Na प्लस है, F माइनस है, O2 माइनस है, N3 माइनस है। आपको देख के समझ में आएगा कि एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो। नाइट्रोजन के पास 7 + 3 कितने 10 इलेक्ट्रॉन्स है, और 8 + 2 10, 9 + 1 10, 11 से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे अगेन 10। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज तो है ही, और इसमें हमको पता है कि केटायन की साइज जो होती है वो सबसे छोटी होती है। तो इसमें केटायन कौन सा है, Na+, तो मतलब इसकी साइज सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट इन साइज आपसे पूछा गया है। अगला सवाल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इन्वॉल्व चेंज इन बोथ हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। मतलब किसमें हाइब्रिडाइजेशन और शेप दोनों में चेंजेस होते जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम लोग CH4 की बात करें बेटा, तो CH4 का जो हाइब्रिडेशन है वो sp3 है, और शेप क्या है इसका, टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल। C2H6 में जैसे हम लोग गए तो C2H6 का देखो, CH4 को तो आपको पता ही है sp3 होता है बेटा, ये कार्बन कैसे काउंट करते हैं, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 सिग्मा sp3। C2H6 में अगर हम लोग देखें तो C2H6 है ना, तो यहाँ पे तो ओनली सिंगल बॉन्ड होगा, लाइक ये ऐसा ले लेंगे, ठीक है ना, और 1 2 3 4 5 और ये 6। हाइब्रिडाइजेशन अगेन इसका sp3 है, और शेप अगर पर्टिकुलर एक यूनिट की अगर देखें तो वो भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। मतलब ये भी क्या है आपका sp3 है और टेट्राहेड्रल है। ठीक है, बाकी हम लोग बढ़ते हैं। चेंज बोल रहा है ना, कन्वर्जन्स इन्वॉल्व चेंज बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों सेम थे। अमोनिया का अगर हम लोग देखें तो अमोनिया जो होता है इसमें एक लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन है। हाइब्रिडेशन तो है sp3, और शेप इसका होता है पिरामिडल। पिरामिडल आप लोग को पता है कि लोन पेयर हम लोग ढक देते हैं, तो जो हमको बॉन्ड पेयर का शेप दिखाई देता है वो पिरामिडल होता है, तो शेप क्या हो गया, पिरामिडल। NH4+ में जैसे कन्वर्ट हुआ, मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी H+ को डोनेट कर दिया, तब अगेन अगर हम लोग देखेंगे तो अब बॉन्ड पर कितने हो गए, 4। तो 4 है, तो अगेन अभी भी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है, लेकिन शेप अभी क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल आप देख पा रहे हैं, दोनों चेंज नहीं हुआ है, हाइब्रिडेशन तो कम से कम सेम है। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें BF3 और BF4 माइनस में, तो BF3 की अगर मैं बात करूं तो BF3 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन एंड 3 फ्लोरीन। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 सिग्मा sp2, और शेप क्या है आपका, प्लेनर। इसका शेप क्या हो जाएगा, प्लेनर। लेकिन BF4 माइनस में क्या हुआ है, F माइनस अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको, BF3 को, और BF3 आपको पता है कि ये 3 फ्लोरीन हो गया, 1 2 और ये 3, और एक F माइनस अपना इलेक्ट्रॉन तो उसको दे ही रहा है। तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा अब, sp3, और शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। मतलब हाइब्रिडेशन चेंज हो चुका है और शेप भी क्या हो गया है, चेंज हो चुका है यहाँ पर। तो जब दोनों चेंज होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। ठीक है, H2O में अगर देखेंगे तो H2O का हाइब्रिडेशन sp3 है, H3O+ का भी हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है। आप अगर फास्ट करें ना तो सिर्फ हाइब्रिडेशन देखकर भी पहले से आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे हाइब्रिडेशन sp3 दोनों चेंज होना चाहिए, ठीक है ना, sp3 यहाँ पर sp2 sp3, तो हाइब्रिडेशन चेंज हो गया। फिर आप शेप भी चेक कर लो, प्लेनर टेट्राहेड्रल। आंसर है क्या, ऑप्शन नंबर सी। इन सिलिका इच सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड टू। बेटा सिलिका आप लोग जानते हैं, तो सिलिका में क्या होता है, ठीक है ना, इसका जो यूनिट होता है वो सिलिकेट होता है बेसिकली। उसमें एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन एटम से बॉन्डेड होता है। एक सिलिकॉन कितने ऑक्सीजन एटम से, 4 ऑक्सीजन एटम से, और एक ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से जुड़ा होता है। लाइक इस तरीके से, एक जो है ऑक्सीजन 2 सिलिकॉन से और एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन से, ऐसे ये 3 डायमेंशनल लार्जेस्ट नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसकी वजह से सिलिका की मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होती है, किसी भी आयनिक कंपाउंड से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि एक सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन एटम से जुड़ा होगा। बाकी आप ऑप्शन देख सकते हैं, इसमें 2 ऑक्सीजन एटम लिखा हुआ है, बाकी इसमें लिखा है एक सिलिकॉन दूसरे से और 4 ऑक्सीजन एटम से। तो यहाँ पर ये वाली बात तो सही हो जाएगी, पर ये वाली बात गलत हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन भी गलत हो गया। यहाँ पर भी ये भी गलत हो गया, सॉरी 2 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन, राइट। SN1 रिएक्शन इज फिजिबल इन, किसमें SN1 रिएक्शन फिजिबल है, तो हमको पता है कि यार अगर टर्सरी कार्बोकेटायन अगर बनता हो ना तो वो SN1 का ही रूट लेगा, या रेजोनेंस स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा तो वो SN1 का रूट लेगा। ठीक है ना। चलिए
वैसे वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर करते हैं SN2 को, आई एम सॉरी, वीक न्यूक्लियोफाइल फेवर करते हैं SN1 को, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर करते हैं SN2 को। लेकिन यहाँ पे जो नेचर ऑफ जो न्यूक्लियोफाइल है वो सेकेंडरी होता है, प्राइमरी होता है डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्या, ये देखो भले ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, लेकिन मेन तो आप ध्यान दे पा रहे हैं ये टर्सरी है, और अगर ये टर्सरी है 3 डिग्री है तो ये जो आएगा SN1, मतलब इसका सही आंसर तो ए होना चाहिए, लेकिन बाकी हम लोग फिर चेक कर लेते हैं। देखो ये प्राइमरी है, तो प्राइमरी है तो ये फिर तो क्या जाएगा SN2 जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो बेंजीन के साथ क्लोरीन है, मतलब यहाँ पे होगा रेजोनेंस, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसलिए ना ये SN1 का रूट लेगा या ना ये SN2 का रूट लेगा। आपको पता है ये कौन सा रिएक्शन है, डाउस प्रोसेस है, और डाउस प्रोसेस में जब तक हम लोग हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर नहीं देते ये रिएक्शन आगे कंटिन्यू नहीं करता, मतलब ना ही इसमें SN1 होगा ना ही इसमें SN2, दोनों ही यहाँ पे नहीं होगा। और यहाँ पर अगेन देख पा रहे हैं ये प्राइमरी कार्बन है जिसमें साथ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, अगेन ये जो रूट लेगा वो SN2 का रूट लेता। आप ध्यान रखेंगे अगर बेंजीन में CH2 के साथ डायरेक्टली Cl जुड़ जाता ना तब मैं SN1 बोल सकता था, बेंजीन के साथ CH2 में डायरेक्टली Cl जुड़ जाता तब वो SN1 होता। क्यों? क्योंकि जब मैं Cl निकालता तो बनने वाला कार्बोकेटायन रेजोनेंस स्टेबल होता, तब मैं SN1 बोलता। अभी तो बेटा यहाँ पे ये इससे कॉन्जुगेशन में नहीं है, दूर है, तो कार्बोकेटायन जो बनता वो तो रेजोनेंस स्टेबल है नहीं, वो SN2 का ही रूट लेगा। मतलब D, C और B ये सही ऑप्शन नहीं है, सही ऑप्शन होगा क्या आपका ए। चलिए नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ AlCl3 इन फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होता है, जैसे अपन ले लिया ये बेंजीन हो गया, बेंजीन में ठीक है ना, अगर मैंने एल्काइलेशन करा दिया तो ये RX के साथ में अपन देते हैं AlX3, मतलब आप ले सकते हैं AlCl3। तो देखो तो यहाँ पर क्या होता है, AlX3 एक लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है लुईस एसिड, ठीक है ना। तो ये जो होगा वो AlX3 X माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा और क्या यहाँ पे रिलीज कर देगा R+, और ये R+ क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। मतलब ये AlCl3 का फंक्शन क्या होता है, ये करता है प्रोड्यूस इलेक्ट्रोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोफाइल इन सल्फोनेशन ऑफ एरिन्स। बेटा अब जब हम लोग सल्फोनेशन कराते हैं, ये बेंजीन है, एरिन्स मतलब ये एरोमेटिक कंपाउंड लिया गया बेंजीन है, जिसमें जब हम लोग सल्फोनेशन कराते हैं तो हम लोग देते हैं H2SO4 या फिर हम लोग दे देते हैं H2S2O7, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो SO3 न्यूट्रल मिलता है, SO3 न्यूट्रल मिलता है, जो कि अटैक करता है और बनाता है फाइनली बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। तो प्लीज ध्यान रखेंगे यहाँ पे SO3 ना ही प्लस होता है, ना HSO3 प्लस होता है, ना ही HSO3 होता है, SO3 न्यूट्रल, मतलब सही ऑप्शन है आपका फर्स्ट ए। Among the following sets of reactants, which one produces anisole? कौन anisole यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा? तो चलिए देखते हैं एक एक करके। तो बेटा सबसे दिया हुआ है यहाँ पे एसिड एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड O H के साथ में H के साथ में दिया हुआ है RMGX। तो बेटा आपको पता है कि RMGX में R हमेशा माइनस होता है, RMGX में R हमेशा क्या मिलेगा आपको, माइनस। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह क्या करेगा, इसमें अटैक करेगा, तो मतलब ये तो कार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें कौन सा रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जब इसमें अटैक करेगा, जब ये अटैक किया ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होकर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और साथ में बेटा यहाँ पे वाटर होता है, मेंशन नहीं करता, तो जो वाटर है H2O विद H+ है, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, H+। तो देखो RMGX हमको मिल जाएगा R- और वाटर से मिल जाएगा हमको H+। तो चलो, तो जब ये अटैक करेगा तो R यहाँ पे जोड़ देंगे और माइनस में H+ जोड़ देंगे, तो फाइनली यहाँ पर जो मुझे मिलने वाला है प्रोडक्ट वो मिलेगा CH3CH, और यहाँ पर जुड़ जाएगा R अटैक करने के बाद, और यहाँ पर जुड़ जाएगा आपका O के साथ H, सेकेंडरी एल्कोहल। आपको याद होगा फॉर्मेल्डिहाइड में जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है तो प्राइमरी एल्कोहल बनाता है, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्डिहाइड के साथ बनाते हैं सेकेंडरी एल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ प्राइमरी एल्कोहल, एल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी एल्कोहल, और जब कीटोन होता है तो टर्सरी एल्कोहल। बेटा इन तीनों में ही एनीसॉल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो आपका इन करेक्ट है। सेकंड अगर हम लोग देखें C6H5OH के साथ में NO, बेटा यस, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये है आपका फिनॉल, और फिनॉल का रिएक्शन जब मैं NaOH के साथ कराऊंगा तो NaOH में OH माइनस का है एक स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा बेटा, वो यहाँ से ये इस H+ को लेकर चला जाएगा और पहले तो बन जाएगा क्या आपका फिनॉक्साइड आयन, ये बन गया आपका फिनॉक्साइड आयन, सोडियम फिनॉक्साइड O- Na+, और देन इसके बाद फिर आगे दिया हुआ है CH3I। तो ये जो CH3I है वो इस फिनॉक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, SN2 रिएक्शन होगा, और SN2 रिएक्शन होगा यहाँ पे फिनॉक्साइड एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा और CH3
3I से I माइनस ऐसे लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा, NaI बाय प्रोडक्ट बन जाएगा और मेन प्रोडक्ट जो होगा वो होगा आपका एनीसॉल, मतलब बन रहा है यहीं पे एनीसॉल। अब क्या आपको पता है कि ये कौन सा रिएक्शन है? ये जो रिएक्शन है कौन सा रिएक्शन है? यस, ये है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, जिसमें सोडियम एल्कोऑक्साइड देते हैं, जिसका रिएक्शन RH से कराते हैं तो ROR बनता है। ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस में आपका एनीसॉल का फॉर्मेशन हो जा रहा है। सही आंसर हो गया आपका बी। वैसे हम बाकी चीजें भी देख लेते हैं बेटा। फिनॉल के साथ में न्यूट्रल FeCl3 दिया हुआ है, फेरिक क्लोराइड। तो बेटा आप लोगों को पता है फिनॉल में जब हम लोग फेरिक क्लोराइड जब डालते हैं ना, तो ये फिनॉल का ये टेस्ट है, डिटेक्शन का टेस्ट है, जिसमें एक हमको वायलेट या पर्पल कलर मिलता है, ठीक है ना, जो फिनॉलिक कंपाउंड का टेस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट, तो ये तो रहा नहीं, सी ऑप्शन गलत हो गया। C6H5 के साथ में CH3, बेटा ये क्या है? ये टॉल्यूइन है, और टॉल्यूइन में जैसे आप लोग जानते हैं ये हो गया आपका टॉल्यूइन, और टॉल्यूइन में किसका रिएक्शन करा है? एसिटाइल क्लोराइड CH3CO Cl के साथ में AlCl। बेटा ये कौन सा रिएक्शन है? नेम रिएक्शन अगर हम लोग देखें, यस, ये फिल्डक्राफ्ट एसाइलेशन है, जहां पे AlCl3 जो होगा वो Cl माइनस ले आकर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, Cl माइनस ले आकर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कर देगा, क्या बेटा? ठीक है ना, CH3CO प्लस, ठीक है ना, और ये अटैक करेगा इसके ऑर्थो और पैरा पे, मतलब एरोमेटिक कीटोन बनाएगा। तो अगेन इससे एनिसॉल मिल रहा है क्या? नहीं, यहाँ पे ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेगा जो कि एनिसॉल नहीं होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी भी सही आंसर नहीं है, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला है, विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? कौन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव है? तो सबसे पहले बेटा आप निगाहें दौड़ाएंगे तो आप लोगों को सबसे पहले समझ में आएगा कि क्वेश्चन दिया हुआ है कार्बोनिल कंपाउंड का। किसका? कार्बोनिल कंपाउंड। ये लाइक कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है ना, एल्डिहाइड एल्डिहाइड एल्डिहाइड। अच्छा आप देख पा रहे हैं यार, एल्डी सारे के सारे एरोमेटिक है, सारे चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो। अच्छा कीटोन की रिएक्टिविटी एल्डिहाइड से कम होती है भाई, कीटोन की रिएक्टिविटी एल्डिहाइड से कम होती है, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है प्लस आई इधर से एक्स्ट्रा लगा रहा है। समझ पा रहे हो क्या? तो ये तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा। बाकी मैं चेक कर लेता हूं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव इसमें कौन है। तो चलिए तो देखेंगे, जब हम लोग ये जैसे हमने ये कार्बोनिल कंपाउंड लिया, तो सबसे पहले स्टेप में ये यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल पहले क्या करता है बेटा? अटैक करता है स्लो स्टेप में। तो जब ये अटैक करेगा, ठीक है ना, तो यही वाला जो स्टेप है वो क्या है? स्लो स्टेप। और स्लो स्टेप होने की वजह से यही क्या है? RDS, मतलब न्यूक्लियोफाइल कितना फास्ट इस कार्बन पे अटैक कर रहा होगा, ठीक है ना, उसी से हम लोग इसकी निकालेंगे रिएक्टिविटी। तो इसका मतलब है कि यार इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफाइल उतना ही फास्ट इसमें क्या करेगा? अटैक करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी या क्वांटिटी ज्यादा कब होगी? जब यहां पर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर क्या काम कर रहा होगा? -I, मतलब इस सी डबल बॉन्ड O ग्रुप से -I जितना ज्यादा लग रहा होगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा ये विड्रॉ कर रहा होगा, चार्ज उतना ज्यादा आएगा, चार्ज जितना ज्यादा आएगा न्यूक्लियोफाइल उतने ही फास्ट अटैक करेगा। तो एक फैक्टर हो गया इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, और दूसरा होता है इसमें क्या बेटा? दूसरा होता है इसमें स्टेरिक क्राउडिंग। अगर इसके आसपास क्राउडिंग अगर ज्यादा है, तो क्राउडिंग ज्यादा होने की वजह से अगेन न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक नहीं कर पाता। पर इस क्वेश्चन में क्राउडिंग का तो है नहीं सवाल, क्योंकि सबके सब बेंजोल्डिहाइड 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 है। कीटोन की रिएक्टिविटी वैसे ही कम है, क्योंकि ये +I लगा दे रहा है, लगना चाहिए -I, पर यहाँ पे लग जा रहा है क्या? +I, तो इसकी रिएक्टिविटी तो वैसे ही कम है। एल्डिहाइड में देखते हैं, तो चलिए, तो एल्डिहाइड में हमको देखना है कि क्राउडिंग तो सब में लगभग सेम है। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर अगर हम लोग देखें तो बेटा इसमें तो कुछ भी नहीं लगा हुआ है, इसमें अगर देखें तो इसके पैरा पे लगा हुआ है CH3। तो CH3 क्या लगाता है? तो ये CH3 लगाते हैं तो प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन और साथ में +I, लेकिन NO2 क्या लगा रहा है? ये -M लगा रहा है और साथ में -I। तो -M -I क्या? एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉ कर रहा होगा। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा होगा तो ये C डबल बॉन्ड OH जो एल्डिहाइड जो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन खींचे जाने की वजह से, विड्रॉ होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा बढ़ रही होगी। जब सबसे ज्यादा बढ़ रही होगी तो न्यूक्लियोफाइल इसी में आसानी से क्या करेगा? अटैक करेगा। तो आपको इस कार्बन पर, इस कार्बन पर, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की इंटेंसिटी देखनी थी, क्वांटिटी देखनी थी, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी ज्यादा है। जिसकी ज्यादा होगी न्यूक्लियोफाइल उसमें फास्ट अटैक करेगा, रिएक्टिविटी उसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल, द कॉमन फीचर अमंग द स्पीसीज CN-CO and NO+R। चलिए क्या बोल रहा है? बॉन्ड ऑर्डर 3
एंड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यस बेटा, ये तो आपको देख के समझ में आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं? 6 + 7 + 1 14 इलेक्ट्रॉन। कार्बन में 6 + 8 अगेन 14 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन में अगर देखेंगे तो 7 + 8 और एक इलेक्ट्रॉन +1 में तो रिलीज कर दो अगेन 14। मतलब यार ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज तो है ही। साथ में जो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर सेम होता है। कितने? 3। नाइट्रोजन का N2 का भी तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना था इसका? 3 होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो जो भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होते हैं उनके बॉन्ड ऑर्डर क्या होते हैं? सेम। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका होगा 3 और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा। बाकी और भी आप देख लो, बॉन्ड ऑर्डर 3 एंड वीक फील्ड लाइगेंड, यार इससे कोई मतलब नहीं, ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट लाइगेंड होता है CO और CN-। बॉन्ड ऑर्डर 2 ये भी गलत बात है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड वीक फील्ड ये तो अगेन गलत बात है। ऑप्शन नंबर ए ही क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट, IUPAC नेम ऑफ K3FeCN6 इज। तो चलिए IUPAC हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? K10 की नेमिंग पहले करते हैं और देन उसके बाद फिर क्या? N9 की। तो यहां पर क्या है? ये है पोटेशियम, शॉर्ट में लिख रहा हूं पोटेशियम। देन फिर हेक्सा साइनाइडो, ये हो जाएगा आपका हेक्सा साइनाइडो। अब देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स A9 में लाइगेंड की नेमिंग हमने पहले कर दी। देन सेंट्रल मेटल की नेमिंग करेंगे और चेक करेंगे इसकी नेमिंग करते वक्त कि ये कॉम्प्लेक्स अगर एनायनिक है तो इसके नाम क्या लगाएंगे? 8। तो हेक्सा साइनाइडो ये हो जाएगा आपका फेरेट। और फेरेट के बाद इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग नोट करेंगे। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? अगर K3 है +3 है तो यहाँ पे आ जाएगा -3 और -3 साइनाइड -6 शो कर रहा है। मतलब ये कितना शो कर रहा होगा? ये +3 शो कर रहा होगा क्योंकि साइनाइड -1 है और 6 तो -6। तो -6 में +3 का शो करेगा तभी तो चार्ज कितना बचेगा? -3। तो यहाँ पर जो आयरन है ये है 3, तो यहाँ पर हो जाएगा रोमन लेटर में 3। तो इसका ऑप्शन हम देखेंगे, चेक करेंगे। ये सेकंड है, ये थर्ड है। थर्ड में तो आयरन के बारे में दिया हुआ नहीं है, इसमें तो ऑक्सीडेशन स्टेट दिया हुआ है। तो तीनों क्या हो गए? इनकरेक्ट, ठीक है ना। और यहाँ पर पोटेशियम हेक्सा साइनो, देखो साइनो बोलो या साइनाइडो बोलो, दोनों एक ही बात है। साइनाइडो IUPAC में जब अपग्रेडेशन किया गया था तो साइनो को साइनाइडो बोला गया था, पर साइनो कोई गलत नहीं है। तो यहाँ पर साइनो को हम एक्सेप्ट करेंगे, साइनो फेरेट 3। तो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए, इथाइल क्लोराइड ऑन हीटिंग विद AgCN फॉर्म्स कंपाउंड X। ठीक है, इथाइल क्लोराइड है CH3CH2 Cl के साथ में हमने AgCN दे दिया तो कंपाउंड बनेगा X। द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ X इज। यार ये सवाल बड़ा बढ़िया हो गया, आपको फंक्शनल आइसोमर्स बोला। क्वेश्चन को आप लोग को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार हम लोग हड़बड़ी में क्या कर जाते हैं कि AgCN के साथ जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनता था? आइसोसाइनाइड CH3CH2NC, ठीक है ना। और वही ऑप्शन हम लोग चेक करके A टिक करके आ जाते हैं C2H5NC। लेकिन बोल रहा है कि ये जो बना है ना इसका फंक्शनल आइसोमर्स क्या होगा? तो इसका जो फंक्शनल आइसोमर्स होगा वो होगा CH3CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, जो कि ऑप्शन नंबर है C। तो प्लीज आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए, द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड दैट गिव्स अ ट्राइब्रोमो डेरिवेटिव्स ऑन ट्रीटमेंट विथ ब्रोमीन वाटर। चलिए, तो बेटा अगर आप लोगों ने ये ऑप्शन देख रखा है और आप ऑर्गेनिक पढ़ रखे हैं तो आपको पता होगा, एक तो फिनॉल में अगर हम लोग, जैसे अगर कोई फिनॉल है इसमें अगर हम लोग ब्रोमीन के साथ में वाटर देते हैं तब ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है। या अगर हमने एनिलीन दे दिया, एनिलीन, तो यहाँ पर अगर हम लोग क्या करते हैं Br2 विथ वाटर देते हैं तो यहाँ पर भी Br तीनों जगह अटैक करता है और ट्राइब्रोमो एनिलीन बनता है। क्यों? क्योंकि OH जो है ना ये +M लगाकर या NH2+M लगाकर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, बेंजीन को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर रहा है। और यहाँ पर जो Br+ मिलेगा वो एक्सेस में होगा, वाटर की वजह से Br+ और Br- में ब्रेकडाउन ज्यादा होगा। वाटर क्या है? पोलर है, तो पोलर है तो इसमें ब्रेकडाउन क्या होगा? आसानी से होगा और ज्यादा होगा। तो Br+ तीनों जगह अटैक करेगा, ऑर्थो, ब्रोमो और ऑर्थो पे। तो चाहे फिनॉल हो चाहे एनिलीन हो, इनके केस में तीनों जगह ब्रोमीन क्या करेगा? अटैक करेगा। तो चलिए, तो सबसे पहले तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पर ये फिनॉल है और ये CH3 है। तो अगर ये फिनॉल +M लगाएगा तो ये ऑर्थो और ये पैरा, मतलब तीनों जगह क्या करेगा? अटैक करेगा। इसमें जो दूसरा ग्रुप है ये भी बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के ये भी इन्हीं पोजीशन को ऑर्थो, इसका भी ऑर्थो यही होगा और यही क्या होगा? पैरा। मतलब पहले से मुझे समझ में आ रहा है कि इसका ऑर्थो और जो पैरा है दोनों के ये सेम है, तो यही पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा बढ़ेगी और ब्रोमीन इन्हीं जगह पे अटैक करेगा। अगर मैं ये देख लूं तो OH तो है, बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है नहीं, तो +M लगा नहीं रही, ये क्या लगा रहा है? -I। तो -I लगा के ये तो कुछ इलेक्ट्रोफाइल के लिए कुछ मदद तो करेगा नहीं, मतलब बी तो ऑप्शन वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर हम लोग देखें ये फिनॉल
फिनोलिक कंपाउंड ये भी है, 2 मिथाइल फिनॉल है, पर इसका जो फिनॉल है, इसका जो ऑर्थो, ये वाला जो ऑर्थो है ये ब्लॉक हो चुका है क्योंकि इसमें मिथाइल जुड़ा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ तो अटैक कर पाएगा नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ और यहाँ अटैक करेगा, मतलब 3 ब्रोमीन यहाँ पे जुड़ेंगे नहीं, बल्कि इस केस में सिर्फ 2 ही ब्रोमीन जुड़ेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। देखो मैं आप लोगों को थोड़ा सा और एक बात समझाना चाह रहा हूं कि जब भी बेंजीन पे कोई 2 ग्रुप जुड़े हुए हो ना, तो 2 ग्रुप जुड़े हुए तो आप देखेंगे किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, कौन बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ज्यादा बढ़ा रहा है, उसके बेसिस पे ऑर्थो पैरा देखते हैं। मतलब आप ये मत देख लेना, जैसे अगर इसका क्वेश्चन दे दिया कि ब्रोमीन कहां पे अटैक करेगा, तो टॉल्विन के हिसाब से ऑर्थो कौन हो जाएगा, ये, और पैरा हो जाएगा ये। मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूं, टॉल्विन के हिसाब से ऑर्थो ये हो जाएगा और पैरा ये हो जाएगा, और OH के हिसाब से ऑर्थो जो हो जाएगा, ऑर्थो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, और ये बाकी तो ब्लॉक ही है, इसके लिए ये ब्लॉक है, इसके लिए ये ब्लॉक है। तो ग्रीन वाले में अटैक करेगा कि येलो वाले में? तो बेटा मुझे बताओ, CH3 ज्यादा स्ट्रॉन्गर ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के लिए, ठीक है ना, कि OH? तो आंसर है OH, क्योंकि OH लगा रहा है प्लस है, तो प्लस लगा रहा है तो उसके हिसाब से यहाँ और यहाँ अटैक करेगा, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन था कि ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव कौन बना रहा है, तो बेटा इसमें ट्राई ब्रोमो डेरिवेटिव तो बन ही नहीं रहा, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। यहाँ पर अगर देखें तो ये इसका, तो अपन OH के हिसाब से करेंगे, OH के हिसाब से करेंगे तो ये इसका ऑर्थो हो गया, ये भी ऑर्थो, यहाँ तो अटैक करेगा ही, लेकिन जो पैरा पोजीशन है वो CH3 के जुड़े होने की वजह से ये क्या है, ब्लॉक्ड है, तो ब्लॉक्ड है तो पैरा पे अटैक हो नहीं पाएगा। तो अगेन ऑप्शन नंबर डी क्या है, इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए, the types of hybrid orbitals of nitrogen in NO2 plus NO3 minus and NH4 plus respectively are expected to, बेटा हाइब्रिडेशन देके रखा हुआ है, तो NO2 plus क्या होता है, तो NO2 plus N डबल बॉन्ड O। पहले तो मैं थोड़ा सा आपको अगेन बता दूं बेटा, NO2 बता दूं, NO2 थोड़ा याद रखेंगे, NO2 जो है ना, इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है डबल बॉन्ड O, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से आप लोग को ध्यान होना चाहिए, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन तो है पर ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करता है। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन sp2 है और बॉन्ड एंगल जो होता है वो 132 डिग्री, हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है बेटा। लेकिन अगर NO2 प्लस हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तब ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया आपका ऑक्सीजन। मतलब अब नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp, एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, मतलब ये हो गया sp, मतलब NO2 प्लस का क्या है sp। NO3 माइनस का आपको पता है कैसे करते हैं, NO3 माइनस, एक नेगेटिव चार्ज है तो एक नेगेटिव चार्ज है तो नाइट्रोजन को एक नेगेटिव ऑक्सीजन से क्या कर दो, जोड़ दो, और फिर इसका क्या चेक करो, ऑक्टेट। ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट है, तो अगला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से फिर चेक करेंगे ऑक्टेट, ऑक्टेट कंप्लीट है तो अगेन एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, वो जुड़ेगा किससे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। हमने स्ट्रक्चर बनाने का तरीका सीख लिया था, ठीक है ना। नेगेटिव ऑक्सीजन को, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना नेगेटिव ऑक्सीजन को डायरेक्टली जोड़ दो, देन ऑक्टेट चेक करो, अगर ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो डबल बॉन्ड से, और देन कंप्लीट है तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जोड़ो। लाइक ये हो गया NO3 माइनस का स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोग देखेंगे कितने सिग्मा हो गए इसके, 1 2 3, 3 सिग्मा मतलब sp2 प्लेनर स्ट्रक्चर, तो ये तो हो गया आपका sp2। और NH4 प्लस तो पता ही बेटा sp3 होता है, जिसमें अमोनिया जो है, अमोनिया NH3 अपने इलेक्ट्रॉन पर किसको देता है, H प्लस को, ये sp3 है, तो sp sp2 sp3 आंसर जो है वो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द रिएक्शन एराइल में, ये तो बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया जिसमें Cu विथ HCl है, तो क्लोरोबेंजीन बना है N2 और CuCl। ये नहीं बेटा यार, सिंपल सी बात है, अगर CuCl विथ HCl अगर होता तो अब ये होता है सैंडमेयर्स रिएक्शन, क्यूप्रस क्लोराइड के साथ ऐसे होता है, ये होता है सैंडमेयर्स। लेकिन अगर ओनली Cu है, Cu के साथ में अगर HCl है, ये रिएक्शन है गैटरमेन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, गैटरमेन रिएक्शन। चलिए अगला, प्रोडक्शन ऑफ एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स यूजिंग Fe and HCl गिव्स, ठीक है बेटा, नाइट्रो कोई भी नाइट्रो कंपाउंड हो, अब एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, अभी एरोमेटिक बोल दिया है तो ये नाइट्रोबेंजीन हम लोग ले लेते हैं, और नाइट्रोबेंजीन में जब हम लोग कोई भी मेटल ले लेते हैं, Fe ले लो या टीन ले लो, Fe के साथ अगर हम लोग एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं तो ये 6 हाइड्रोजन से सामने लोगों को क्या करता है, रिड्यूस करता है। कितने हाइड्रोजन से, 6 हाइड्रोजन से, और मैंने आप लोग बताया था सीधा सीधा बॉन्ड ब्रेक कर दो पूरा, 2H इसको दे दो, 2H इसको दे दो, 2H इसको दे दो, मतलब ये बन जाएगा एरोमेटिक अमाइन, मतलब एनिलीन बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका एनिलीन, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर जो है ये बाहर निकल जाएगा, मतलब आंसर यहाँ पे एनिलीन है। तो आप देखेंगे एरोमेटिक ऑक्साइम नहीं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नहीं, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन, यस एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन जो है एनिलीन, और एरोमेटिक अमाइड नहीं, ठीक है। चलिए
गिव द स्ट्रक्चर्स ऑफ ABC एंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। चलिए देखते हैं तो इसमें क्या दिया। अच्छा सारा ABC हमको देखना है, तो चलिए ये दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड में अमोनिया, तो मुझे एक बार, और विथ हीट है ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, NSR सबसे पहले होगा NSR, जिसमें CH3 C डबल बॉन्ड OH में अमोनिया, बेटा इसको ब्रेक डाउन कर देंगे H प्लस और NH2 माइनस में, तो यहाँ पर NSR होगा, NH2 अटैक करेगा बेटा कार्बन पे और OH निकल जाएगा। तो फाइनली मैं इसको ट्रिकी अगर कर दूं तो यहाँ से OH और H प्लस निकाल दो, यस और नो। तो A क्या बन जाएगा, A बन जाएगा आपका CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये बन जाएगा एसिटामाइड, इथेन अमाइड, इथेनामाइड, ठीक है, ये कॉमन है एसिटामाइड। यस, कहाँ है एसिटामाइड, A में है और C में है और D में, मतलब ऑप्शन B जो हो गया वो इनकरेक्ट हो गया। फिर अमाइड में NaOBr है, देखो NaOBr मतलब बेटा आपको पता है ये NaOBr क्या है, Br2 विथ NaOH, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, याद आ रहा है क्या, Br2 विथ NaOH को अपन क्या लिख सकते हैं, NaOBr, ये आपस में रिएक्ट करके यही तो बनाएगा, ये आपस में रिएक्ट करेगा, तो एक तो बनेगा NaBr और साथ में बनेगा HOBr, और HOBr में H को रिप्लेस कर देगा आगे चल के Na प्लस, तो बन जाता है NOBr। तो चलिए, तो बेटा इसमें हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन अपन क्या करते हैं, इस C डबल बॉन्ड O ग्रुप का अपन निकाल देते हैं, मैकेनिज्म आपको पता है, ठीक है ना। तो B जो बन जाएगा वो बन जाएगा मिथाइलअमाइन, CH3NH2 मिथाइलअमाइन। कहाँ है मिथाइलअमाइन, अगेन तीनों जगह है, बढ़िया, मिथाइलअमाइन मिथाइलअमाइन मिथाइलअमाइन, मतलब ठीक है, लास्ट ही डिसाइड करेगा। और साथ में फिर NaNO2 विथ HCl है, ये बेटा यार रिएजेंट आपको HNO2 भी देता है, और आपको पता है अगर ये एलिफेटिक अमाइन है तो सीधा बनता है अल्कोहल CH3OH। क्यों, क्योंकि बीच का जो इंटरमीडिएट है आपको पता है, ठीक है ना, यहाँ पे बनता है CH3N2+, जो कि हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि N2 एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाते हैं N2 के फॉर्म में, और जो वाटर मिलता है, बीच में वाटर मिलता है, वो सीधा इस पर अटैक करता है और बनाता है अल्कोहल, मतलब यहाँ पे बनेगा मीथेनॉल। कहाँ पे मिथेनॉल, ये इथेनॉल इथेनॉल मीथेनॉल, मतलब सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C, ठीक है। चलिए, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, हैलोजन देकर रखा है बेटा, आपको पता है वैसे तो हम लोग देखते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है ना, जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ते जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ठीक है ना, क्या आपको मालूम होना चाहिए कि फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ बहुत कम है, मतलब बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होना चाहिए था, देन किसका होना चाहिए था, क्लोरीन, देन किसका, ब्रोमीन, और देन किसका, आयोडीन, क्योंकि इधर से इधर जा रहे हैं बॉन्ड लेंथ बढ़ते जा रहे हैं तो बॉन्ड एनर्जी कम होनी चाहिए, इधर से इधर जा रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ तो बढ़ते जा रहे हैं तो बॉन्ड एनर्जी कम होनी चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर A को सही होना चाहिए था। पर आप ध्यान रखेंगे क्लोरीन की साइज बहुत छोटी होती है, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में, ठीक है ना, तो इनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज्यादा होते हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो एक दूसरे को बहुत ज्यादा रिपेल करते हैं, साइज छोटी है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों में रिपल्सन, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है, तो बहुत ज्यादा होता है तो इजीली क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, तो इसकी बॉन्ड जो एनर्जी है वो क्लोरीन से तो कम हो ही जाती है, इवन वो ब्रोमीन से कम होती है, मतलब बॉन्ड एनर्जी यहां पर आता है। तो सबसे ज्यादा जो है Cl की बॉन्ड एनर्जी है, देन Br की है, देन फिर F की है, और सबसे लास्ट में आता है I। मतलब सही आंसर है ऑप्शन C, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी चेन आइसोमर्स आर गिवन बाय द कंपाउंड C5H12। तो सबसे पहले बेटा C5H12 है, इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन DU आप निकाल लो, DU निकालोगे, DU क्या निकलेगा बेटा, इसका DU निकल जाएगा 0, DU निकालना आप लोग को वैसे आता है, ठीक है ना। एल्केन का DU वैसे भी 0 निकलता है बेटा, आप देख के समझ पा रहे हो, मोलेकुलर फॉर्मूला ये एल्केन है, एल्केन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होता है, 0। 0 का मतलब क्या है कि ना तो इसमें कोई रिंग बनेगा और ना ही ओपन चेन में पाई बॉन्ड बनेगा, ओपन चेन तो बनेगा, उसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं लगाना है और रिंग तो बनाने नहीं है, मतलब ओनली एसाइक्लिक कंपाउंड बनेंगे। तो 5 कार्बन के एक बन जाएगा आपका लीनियर, ठीक है, एक 5 कार्बन के एक ही पॉसिबल है। अब छोटा करो कार्बन, अब ये 4 कार्बन ले लो, 4 कार्बन में एक कार्बन की लगा दो ब्रांचिंग, ठीक है ना, 4 कार्बन का एक बन गया, 5 कार्बन का भी एक। अच्छा 4 कार्बन के एक से ज्यादा बन सकते हैं क्या, नहीं, इसको उठा के यहाँ पे रखूंगा, आइडेंटिकली बनेगा। तो कार्बन और कम करो, अब ले लो 3 कार्बन, 3 कार्बन में अब 2 बाकी बचे, 2 कार्बन, एक कार्बन नीचे एक कार्बन ऊपर, तो 3 कार्बन के अगेन एक ही स्ट्रक्चर क्या है, पॉसिबल है। तो टोटल इसके कितने स्ट्रक्चर हो गए, 3। चेन हमको बनाना नहीं है, मतलब सॉरी रिंग चेन हमको बनाना नहीं है, क्योंकि DU क्या है, 0 है, तो सही ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट,
ये फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया है बेटा RMGX। देखो RMGX की खासियत क्या है ना कि RMGX में R कुछ भी हो सकता है भाई, मिथाइल, इथाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, एराइल, कुछ भी हो सकता है। तो ये RMGX में CO2 दिया हुआ है। तो चलिए, तो मैंने आपको सीधा बता देना, ये जो है ना RMGX में R हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। क्यों? क्योंकि वो मेटल से जुड़ा होता है। मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसी के पास जाएंगे, तो ब्रेकडाउन होगा तो R माइनस के फॉर्म में मिलेगा। अब यही R माइनस, अब देखो R क्या है, बेंजीन रिंग है, ठीक है ना। इसका हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। मैं कार्बन डाइऑक्साइड कुछ ऐसा बना देता हूँ, होता है लीनियर है, ठीक है ना। तो अब देखो, तो ये R माइनस अटैक करेगा किसमें, इसी कार्बन पे। जब ये अटैक करेगा तो pi बॉन्ड हो जाएगा शिफ्ट। अच्छा, ये अटैक क्यों कर रहा है सर, हम तो सीधा मैकेनिज्म से, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, पार्शियल प्लस होगा, पार्शियल माइनस है। तो पार्शियल प्लस को देखकर ही ये इसमें क्या करेगा, अटैक करेगा। जैसे अटैक करेगा पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर क्या बन गया, R माइनस और ये प्लस न्यूट्रल हो गया, डबल बॉन्ड O माइनस, ये हो गया बेटा। और H3O प्लस से हमको क्या मिल जाएगा फाइनली, H प्लस। तो ये बन जाएगा RCOOH। और R क्या है, बेंजीन रिंग। सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला, Which one of the following octahedral complex will not show geometric isomerism? Geometrical होगा ये, A and B are monodentate। ओके ठीक है। तो बेटा कौन शो नहीं करता, तो मतलब ऑक्टाहेड्रल में आपको पता है MA6 नहीं करता, MA5 भी नहीं करता। देखो दिख रहा है, ये नहीं करता, ठीक है ना। बाकी MA2B2 सॉरी MA2B2 C2 A3B3 A2B4 A4B2 ये सब करते हैं, ये नहीं करता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फाइंड द एम्फोटेरिक ऑक्साइड। चलिए बेटा, इसके लिए ना मैंने आप लोग को ट्रिक बताया था, जनाबे आली सुने पंजाबी सॉन्ग। आप कम से कम इतना जरूर याद रखें, मैंने बोला था ज्यादातर केस में इन्हीं की ही आपको ऑक्साइड्स मिल जाते हैं एग्जाम्स में। तो इनके ऑक्साइड्स ले लो या इनके हाइड्रोक्साइड, ये बेरिलियम बेटा, BE बेरिलियम, इनके ऑक्साइड्स ले लो या इनके हाइड्रोक्साइड ले लो, ये आपको मिलते हैं एम्फोटेरिक। तो आपको दिख रहा है SNO2, ये क्या आपका एम्फोटेरिक। बाकी आप देखेंगे बेटा कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम ऑक्साइड, S ब्लॉक के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, ये बेसिक इन नेचर है। कार्बन सिलिकॉन ये P ब्लॉक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक। ये एसिडिक है, ये बेसिक है, और ये जो होते हैं ये एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर शो करते हैं, इसलिए एम्फोटेरिक है। नेक्स्ट, Which of the species has a permanent dipole moment? Permanent dipole moment बेटा चलिए देखते हैं। तो देखो पहले तो मैंने आप लोग को बताया था कि नॉन पोलर, देखो परमानेंट डाइपोल मोमेंट मतलब कौन पोलर है, सीधी सी बात है, कौन पोलर है। तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने नॉन पोलर के लिए आपको कंडीशन बताया था। नॉन पोलर क्या, अगर साइड एटम सेम हो, जैसे BF3 में तीनों की तीनों फ्लोरीन है, साइड एटम क्या है, सेम है, और सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो वो हो जाएगा नॉन पोलर। तो BF3 क्या है, नॉन पोलर, ये है आपका नॉन पोलर। SiO4 अगर देखो, Si सिलिकॉन 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चारों के चारों ने फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर रखी है, मतलब अगेन जो साइड एटम है वो सेम है, और सिलिकॉन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब ये भी क्या है, नॉन पोलर है। नॉन पोलर मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान रखेंगे कि जेनॉन F4 में, मतलब आप देखो नॉन पोलर के लिए कंडीशन आप समझ गए, पोलर के लिए कंडीशन इसका उल्टा हो जाएगा। अगर सेंट्रल एटम में एक भी लोन पेयर अगर आ गया, सेंट्रल एटम में एक भी लोन पेयर अगर आ जाए तो कंपाउंड हो जाता है पोलर, विथ 2 एक्सेप्शन, जेनॉन F2 और जेनॉन F4। बेटा जेनॉन F2 और जेनॉन F4, जेनॉन F4 में 2 लोन पेयर है और जेनॉन F2 में 3 लोन पेयर है, ठीक है ना। इसमें लोन पेयर होते हुए भी नॉन पोलर होते हैं, हमने इसको देख भी रखा है बेटा कैसे। हाइब्रिडेशन जो हो जाएगा वो 3 2 5 sp3d हो जाएगा। sp3d में ज्योमेट्री ये हो जाएगी, लोन पेयर अपन कहां पे रखते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये सब लोन पेयर आपस में 120 डिग्री एंगल पे एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इनका जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन नीचे, इनका भी डायरेक्शन जो होगा एक दूसरे को कैंसिल, मतलब जेनॉन F2 क्या है, नॉन पोलर। वैसे जेनॉन F4 हाइब्रिडेशन जो हो जाएगा वो sp3d2 हो जाएगा। 2 लोन पेयर एक्सियल पोजीशन में, एक ऊपर एक नीचे, अगेन इसका डायरेक्शन ऊपर इसका डायरेक्शन नीचे, कैंसिल, और चारों फ्लोरीन अगेन एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। ये भी क्या है, नॉन पोलर। तो ये भी क्या है, नॉन पोलर, मतलब ऑप्शन ए तीनों इनकरेक्ट है। सीधा सीधा अगर मैं ऐसे देखता तो मैं देखता भैया इसमें सल्फर में एक लोन पेयर प्रेजेंट है, एक भी अगर लोन पेयर आ जाए ना तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, पोलर, ठीक है। नॉन पोलर के लिए कंडीशन साइड एटम सेम होना चाहिए और सेंट्रल एटम में कोई लोन पेयर नहीं होना चाहिए, दोनों एक साथ फॉलो होना चाहिए। एक भी अगर लोन पेयर अगर आ गया तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, पोलर,
लेकिन ये 2 एक्सेप्शन थे, ठीक है। तो यहाँ पर SF4 जो है वो है पोलर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट when SO2 is passed through acidified K2Cr2O7। बेटा आपको पता है पोटेशियम जो डाइक्रोमेट है वो एसिडिक मीडियम में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा एक्ट करता है, जहां पर क्रोमियम जो है ना बेटा, क्रोमियम यहाँ पे +6 में है। ये क्लास में हमने कई बार कर रखा है। क्रोमियम +6 जो होगा ये डाइक्रोमेट दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो क्रोमियम +6 चला जाता है क्रोमियम +3 में। एक तो आप ये ध्यान में रखना। दूसरा किसको कर रहा है बेटा, SO2 को पास कर रहा है, तो SO2 को वो ऑक्सीडाइज करके सल्फेट में कन्वर्ट करता है, मतलब क्रोमियम खुद +3 में जाएगा और SO2 को कन्वर्ट करेगा सल्फेट में। चलिए ये पहले तो आप दिमाग में होना चाहिए। अब बाकी ऑप्शन देखिए। द सॉल्यूशन इज डीकलराइज्ड। चलो हमको कलर के बारे में फिलहाल नहीं पता कि डीकलराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। SO2 is reduced, तो इसके बारे में नहीं पता तो आप इसको रुक जाएंगे। SO2 is reduced, अरे इनकरेक्ट है, SO2 क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब ये तो हो गया आपका इनकरेक्ट। ग्रीन कलर का Cr2SO4 थ्राइस इज फॉर्म। बेटा अगेन कलर के बारे में मुझे अगर जानकारी नहीं है तो मैं यहाँ पे देखता हूँ क्रोमियम का सल्फेट है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर ये जो 3 इसके ऊपर चला जाए तो ये +3 हो जाएगा, SO4 ये -2। यस, तो बेटा आप देख तो पा रहे हैं, अगर मैं चार्ज सेपरेट किया तो क्रोमियम +3 में था, सल्फेट -2 में, और हमको ये तो मिल रहा था सल्फेट और क्रोमियम +3। मतलब अगर इसको पास होगा तो हमको क्या मिलेगा, क्रोमियम का सल्फेट। ये ऑप्शन क्या है, सही है। द सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू। बेटा अगेन ये इसमें तो हिंट ही देकर रखा है कि इसका कलर क्या है, ग्रीन है, तो ब्लू होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑप्शन डी भी गलत है। और जब ये कलरफुल है तो यार ये डीकलराइज कैसे होगा, ऑप्शन ए भी क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऐसे सवाल जो है वो लॉजिकली किए जाते हैं, ठीक है। चलिए, इन अ होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स इज डिजनरेट। ठीक है बेटा, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल मतलब जैसे अगर B2 ले लो या C2, बेटा ये MOT की बात कर रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कौन से जो ऑर्बिटल्स हैं वो डिजनरेट है। डिजनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी, हैविंग सेम एनर्जी। बेटा σ1s σ2s, या σ1s नीचे होता है, σ2s ऊपर होता है, दोनों ही बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, पर इनकी एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट। तो एनर्जी क्या है, डिफरेंट। π2px π2py, बेटा ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है पर पाई बॉन्ड बना रहा है, तो पाई ये भी है, पाई ये भी, दोनों की एनर्जी क्या होती है, सेम। σ2ps एंड σ2pz, अगेन ये पाई और सिग्मा है, एनर्जी डिफरेंट होंगी, ठीक है ना। σ2px एंड सिग्मा स्टार, बेटा एक बॉन्डिंग है, एक एंटी बॉन्डिंग है, अगेन ये इनकी एनर्जी क्या होगी, अलग अलग। सही आंसर है π2px एंड π2py। आप लोगों ने देखा होगा अगर B2C2N2 की अगर हम लोग देखें, ठीक है ना बेटा, तो कुछ ऐसा एनर्जी होता है, ये ऐसा है ना। तो नीचे σ1s, फिर σ*1s, फिर σ2s, σ*2s, फिर यहाँ पे आता है π2px π2py σ2pz। तो देखो आप एनर्जी नीचे से ऊपर बढ़ते जा रही है, तो इनकी एनर्जी दोनों की क्या है, सेम। π2px एंड π2py की एनर्जी क्या है, सेम है, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है आपका बी। अगला एसर्शन दिया हुआ है, एसर्शन रीजन क्वेश्चन है, द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप फैसिलिटेट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एराइल हैलाइड। बेटा क्या बोल रहा है कि नाइट्रो ग्रुप का प्रेजेंस NSR को आसान कर देता है, ठीक है ना। तो क्या सही बात है, एराइल हैलाइड में क्या सही बात है, यस बेटा। आपको पता है एराइल क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, ये हो गया आपका एराइल क्लोराइड। तो ये ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पर बेटा सेल आसानी से नहीं निकलता, तो हमने पढ़ा कि क्लोरोबेंजीन NSR के लिए लीस्ट रिएक्टिव होता है, जैसे और नो। तब भी फिर हमने एक रिएक्शन देखा था डाउस प्रोसेस, जिसमें हम लेते हैं NaOH और टेम्परेचर लेते हैं हाई टेम्परेचर 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब जाके रिएक्शन होता था। तब यहाँ पे क्या होता था, Na+ और OH-। तो बेटा ये OH- ऐसा न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक करता था। मैकेनिज्म आपको याद होगा, लोन पर अगर मतलब लोन पर सिंगल डबल है तो पाई इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट होने का डायरेक्शन ये होगा माइनस और ये प्लस, तब OH क्या करेगा, इसमें लाइक अटैक करेगा। तो जब अटैक करेगा तो यहाँ पर इंटरमीडिएट जो बनता है वो क्या बनता है, ये हो जाएगा आपका Cl, ये हो जाएगा आपका OH, और यहाँ पर आ जाएगा एनायन। प्लस चार्ज तो न्यूट्रलाइज हो चुका है, मतलब यहाँ पर इंटरमीडिएट बनता है कार्बन आयन। एराइल हैलाइड में जब भी NSR होगा, एक तो NSR होता नहीं है, पर अगर NSR होगा तो इंटरमीडिएट बनेगा कार्ब एनायन। अब इसी कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, रिएक्टिविटी उतनी क्या होगी, ज्यादा। तो अगर इसमें नाइट्रो ग्रुप आ जाए, अगर इसमें क्या आ जाए, नाइट्रो ग्रुप, तो नाइट्रो ग्रुप जो है वो क्या लगाएगा, -M, और -M लगाकर इसका डीलोकलाइजेशन क्या कर देगा, बढ़ा देगा।
आप देख पा रहे हैं नेगेटिव सिंगल डबल, ये रेजोनेंस के बाद नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, ये इधर से इधर नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, जैसे नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया ये नेगेटिव चार्ज अगेन इसकी वजह से मोर डिलोकलाइज हो जाएगा, ये इधर ये इसके ऊपर ऐसा। तो क्योंकि -m लगाने की वजह से ये इसका डीलोकलाइजेशन बढ़ा दिया, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है ना। तो ये रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है वो एकदम सही है कि नाइट्रो ग्रुप जो है वो इसको आसान कर देता है, assertion सही। रीजन क्या बोल रहा है, द इंटरमीडिएट कार्ब एनायन इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप, वही तो बता रहे थे। अगेन रीजन भी सही है और रीजन assertion का सही एक्सप्लेनेशन है, मतलब देख लो क्या है, यस यस, तो ऑप्शन ए जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट। नेक्स्ट, द फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिस्पेक्टिवली, बेटा ये वैल्यू देकर रखी हुई है, यहाँ पे दोनों इसकी ऑक्सीजन की ज्यादा बता रहा है, इसमें दोनों की सेम बता रहा है, इसमें नाइट्रोजन ज्यादा है ऑक्सीजन कम है, इसमें दोनों सेम है। तो बेटा मुझे बताओ, जैसे अगर मैं कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन है, ठीक है ना, तो आप हम कैसे चेक करते हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, साइज अगर कम हो रही है तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पर ये स्टेबिलिटी भी डिपेंड करता है, इसमें कौन स्टेबल है, नाइट्रोजन हाफ फिल्ड होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकालने नहीं देगा। आयोनाइजेशन एनर्जी में या पोटेंशियल में क्या होता है, आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन जब निकालते हैं तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो अगर स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा नहीं, तो हमको अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। तो किससे ज्यादा देना पड़ता है, जो स्टेबल है उसके नेबर एटम से, मतलब नाइट्रोजन की IE जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगा फ्लोरीन के बाद नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन के बाद कार्बन, मतलब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। तो बेटा ऑप्शन जो बी होगा वो क्या होगा, करेक्ट। चलिए तो अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, H2O, HF, NH3 और H2TE। बेटा आप देख पा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट, वैसे तो अगर हम लोग कोवैलेंट कंपाउंड्स का अगर हम लोग देखें तो वो डिपेंड करता है मास पे, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा होगा वैन डर वाल्स फोर्स, वैन डर वाल्स फोर्स जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज्यादा होगी। तो कोवैलेंट कंपाउंड में बेसिकली वैन डर वाल्स फोर्स मिलता है, तो अपन मास से अपन ने क्वेश्चन कर लिया, लेकिन जहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ना उसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी। तो देखिए H2O, HF और NH3 में है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो नो डाउट इसकी बॉइलिंग पॉइंट इससे तो ज्यादा ही होगी, ठीक है, भले इसकी मास क्यों ज्यादा, भले ही क्यों ज्यादा ना हो, उसके बावजूद भी इन तीनों की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी इससे। अब इन तीनों में किसकी ज्यादा है, तो दो चीजों पे डिपेंड करेगा, एक तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे किस पे ज्यादा है, दूसरा नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे। तो अगर हम लोग देखें स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड HF की ज्यादा होती है, देन H2O, देन NH3। तो नॉर्मली सिर्फ स्ट्रेंथ अगर देखता तो HF की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती, लेकिन साथ में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड HF में होते हैं 2, H जो F होते हैं बेटा, ठीक है ना, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं ना ये 2, लाइक ये ऐसा एक HF जो है लाइक इधर भी, और ये दूसरे अगेन HF के साथ लाइक ऐसा। तो एक HF मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे इसमें 2। वाटर में होते हैं 4, वाटर में कैसे, ये OH2 है लाइक ऐसा, इसमें ये लोन पेयर हो गया, ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के H के साथ जो है ये ऐसा एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, और अगेन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये भी HOH है, HOH ये भी लाइक ऐसा। तो एक वाटर मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड 4, कैसे, एक इधर 2 इधर, और ये H दूसरे ऑक्सीजन के साथ वाटर के ये भी लाइक ऐसा। तो ऐसे 1 2 3 4, तो वाटर में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होंगे 4, और अमोनिया में भी 4, 3 हाइड्रोजन के और 1 नाइट्रोजन बनाएगा। तो अगर हम देखेंगे तो वाटर की बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, मतलब वाटर जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भले इन दोनों के बीच का है, पर नंबर जो है वो ज्यादा है, इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फ्रक्टोज रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट ड्यू टू, बेटा ये बहुत अच्छा सवाल है कि एल्डिहाइड जो है ना वो टॉलेंस जो है वो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, या एल्डिहाइड टॉलेंस को रिड्यूस करता है, कीटोन टॉलेंस को रिड्यूस नहीं कर पाता। हालांकि फ्रक्टोज एक कीटोन है, बावजूद उसके वो टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर पाता है, क्यों, क्योंकि फ्रक्टोज टॉटोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करता है और इनोलाइज होकर ये इसका एक जो टॉटोमेरिक फॉर्म होता है वो एल्डिहाइड बनता है। फ्रक्टोज टॉटोमेराइज होकर एल्डिहाइड बनाता है, और एल्डिहाइड टॉलेंस रिएजेंट को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। देखिए कैसे, यहाँ पर बेटा ये देखो ये फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज में ये कीटो ग्रुप हो गया,
ठीक है। आप देखेंगे C डबल बॉन्ड O के बाद वाला कार्बन sp3 कार्बन है जिसमें एक H प्रेजेंट है। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से ओपन कर देता हूँ, ये यहाँ पे H हो गया और अब इसमें टॉटोमेरिज्म होगा, ठीक है ना। ये वाला H निकलेगा बेटा, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, तो ये इधर शिफ्ट हुआ तो C डबल बॉन्ड C आ गया और सिंगल बॉन्ड O में आ जाएगा H, लाइक ये ऐसा यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं, तो ये इसका एक जब हमने टॉटोमराइजेशन कराया बेस के प्रेजेंस में, सर बेस क्यों लेते हैं, ये बेस जो इस H+ को निकालने में हेल्प करता है, तो यहाँ पर ये बन गया इनॉल फॉर्म। अब इनॉल फॉर्म इधर से भी दिख रहा है, इस कार्बन पर इन का है, इस कार्बन पे ऑल है, और इधर से भी दिख रहा है, इस कार्बन पर इन है, इस कार्बन पे ऑल है, तो यहाँ पर ये रिवर्सिबल रिएक्शन तो हो जाएगा। जब H+ निकलेगा ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट होगा, लाइक ऐसा। लेकिन यहाँ पे एक रिएक्शन अगेन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा होगा क्योंकि ये भी इनॉल है। अगर ये वाला H+ निकल गया तो ये इधर शिफ्ट होगा और ये इधर शिफ्ट होगा, तो जब ये इधर शिफ्ट होगा तो ये क्या बनाएगा, ये वाला पार्ट बन जाएगा एल्डिहाइड और H आ जाएगा यहाँ पर। तो इसके टॉटोमेरिज्म का एक पार्ट जो है वो एल्डिहाइड भी होता है और ये एल्डिहाइड टॉलेंस एजेंट क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, और इसलिए जो फ्रक्टोज है, ठीक है ना, वो इनोलाइजेशन के बाद जो है ना टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है, इसीलिए इसका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज नियरली सेम एटॉमिक रेडाई? आयरन के साथ कॉपर है, निकल जिंक है, क्रोमियम मैग्नीज है, जिरकोनियम और हाफनियम। बेटा इसका आंसर जिरकोनियम और हाफनियम है, लेकिन आप लोग पहले सुन लो कि कहाँ कहाँ पर एटॉमिक रेडाई सेम होती है। एक तो बेटा 3D सीरीज में अगर हम लोग बात करें ना, स्कैंडियम के बाद साइज कम होते है, स्कैंडियम टाइटेन साइज क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। फिर आयरन, कोबाल्ट और निकल, आयरन कोबाल्ट निकल की साइज क्या होती है, सेम, फिर स्लाइटली इंक्रीज, कॉपर के बाद जिंक, इससे ज्यादा कॉपर फिर जिंक। मतलब एक तो ध्यान रखना है आयरन, कोबाल्ट, निकल, इनकी साइज ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम। दूसरा आप डायगोनल रिलेशनशिप ध्यान रखेंगे, लिथियम जो होता है वो मैग्नीशियम के साथ, इनकी साइज अगेन क्या होती है, सेम, प्रॉपर्टीज भी सेम होती है, डायगोनल। लिथियम मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ, और बोरोन किसके साथ, सिलिकॉन के साथ, इनकी साइज क्या होती है, सेम। ये दो चीजें हो गई। तीसरा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, जो आपको पता है एल्यूमिनियम की साइज गैलियम के ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, सिमिलर, ठीक है ना, एल्यूमिनियम और गैलियम की साइज ऑलमोस्ट सिमिलर। और चौथा लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें अगर हम लोग स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनम को छोड़ दें, ठीक है ना, तो बाकी इसको छोड़ दे तो बाकी यट्रियम के आगे जो 4D सीरीज है और लैंथेनम के आगे 5D सीरीज है, तो 4D और 5D की साइज क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट सेम। जैसे आगे हम लोग देखेंगे टाइटेनियम के बाद आएगा यहाँ पे जिरकोनियम और यहाँ पे आएगा हाफनियम, तो जिरकोनियम और हाफनियम की साइज ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। ये लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन पूरे डी ब्लॉक में काम करता है। इसके बाद और इवन ये पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली तक काम करता है, मतलब लास्ट के जो दो एलिमेंट्स हैं उनकी साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट सवाल है, विच डी ब्लॉक आयन इज अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन ड्यू टू टेंडेंसी टू डिसप्रपोर्शनेट। बेटा यार ये देख के समझ में, इसको बार बार हम लोग देखते हैं, कॉपर +1 जो है ना, कॉपर +1 इसका कॉन्फ़िगरेशन 3D10 है, लगता है हमको स्टेबल है, पर ये जो है तुरंत डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है, कॉपर +2 में चला जाता है और Cu2 बना लेता है, ठीक है ना। कैसे, ये जो कॉपर +2 है ना, इसकी साइज कम होने की वजह से इसका हाइड्रेशन ज्यादा होता है। हालांकि आपको लग रहा है कि 3D9 में ये अनस्टेबल हो रहा है, पर नहीं, साइज छोटी होने की वजह से इसका हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होता है और हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो प्लीज आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ये कॉपर प्लस जो है वो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है कॉपर +2 और कॉपर में, और इसलिए इसका आंसर क्या है बेटा, Cu+। तो ये हमारा सॉल्यूशन जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।